एक जमाने में एक कबूतर रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन वो कबूतर बहुत कंजूस था। कबूतर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था रानू चिड़िया। कबूतर अब बहुत बूढ़ा हो गया था, उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती थी। तो उसकी नौकरानी रानू चिड़िया ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीद ले। आखिरकार एक रोज कबूतर बाजार गया और चंद सोने के सिक्कों में एक घोड़ा खरीद लिया। अब हुआ यूं कि उसी बाजार में 3 चोर भी फिर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना अच्छा लगता था। जब उन्होंने देखा कि कबूतर ने एक घोड़ा खरीदा है, तो उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, ये घोड़ा तो हमारा होना चाहिए, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग रास्ते पर उस बूढ़े कबूतर का इंतजार करेंगे और हर बार बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो एक घोड़ा नहीं बल्कि गधा है। अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे तो जल्द ही वो घोड़ा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो तीनों अलग अलग रास्ते पर खड़े हो गए। जब कबूतर अपने घर की जानिब बढ़ने लगा, तो सबसे पहले चील ने उसे कहा, कबूतर, कैसे हो आप? चील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कबूतर, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या खरीदा आपने? ये घोड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने एक घोड़ा नहीं गधा खरीदा है। क्या गधा? ये कैसी बात कर रहे हो? कबूतर ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कबूतर को उल्लू चोर मिला। कैसे हो कबूतर, और कहाँ से आ रहे हो? बाजार से। क्या चीजें वहाँ सस्ती हो गई हैं? आपने क्या खरीदा है? मैंने तो ये घोड़ा खरीदा है। अरे, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ये तो गधा है, घोड़ा नहीं। आप भी मुझे यही कह रहे हैं। अगर किसी ने मुझे और कहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही कबूतर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई। कालू कौवे ने कबूतर से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? लगता है बाजार से आ रहे हैं। हाँ, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या खरीदा आपने? मैंने एक घोड़ा खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या हुआ कौवे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कबूतर, लगता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। क्या तुम्हें एक गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता? जिसके बाद कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो घोड़े से उतरकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कबूतर के जाने के बाद वो तीनों चोर घोड़े को लेकर वहाँ से चले गए। जब बूढ़ा कबूतर अपने घर पहुँचा, तो उसने अपनी नौकरानी रानू चिड़िया को सारी बात बताई। अरे नहीं, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो लगता है जरूर कोई चोर होंगे। रानो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन बूढ़ा कबूतर 2 जुड़वा बकरियों को खरीदकर अपने घर ले आया। फिर उसने रानू चिड़िया को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि आज वो किसी मेहमानों को अपने घर में दावत पर बुलाने वाला था। फिर बूढ़े कबूतर ने एक बकरी को बांध दिया और उसे खाने के लिए घास भी दी। जिसके बाद दूसरी बकरी को वो बाजार ले गया। जैसे ही कबूतर बाजार पहुंचा, तो वो तीनों चोर वहीं थे। कबूतर, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मैं कुछ सामान खरीदने आया था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त रात को खाने पर आ रहे हैं, और अगर आप भी मेरी दावत पर आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर कबूतर ने सारी चीजें खरीदने के बाद उसे बकरी के ऊपर रख दिया और उन तीनों चोरों के सामने बकरी से कहा, अब जल्दी से जाओ और रानों से कहो कि अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। फिर कबूतर जैसे ही बकरी को छोड़ता है, तो वो फौरन भाग जाती है और कबूतर कुछ देर बाजार में ही रहता है। और शाम होते ही वो कबूतर के घर पहुँचे। कबूतर के घर उन तीनों चोरों ने देखा कि उनकी बकरी तो वहीं बंधी हुई है। वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा ये वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर कबूतर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। फिर वो सब घर के अंदर गए। रानो, तुमने वो सब बनाया है ना जो मैंने बकरी से कहा था?
रानू चिड़िया बहुत समझदार थी। वो समझ गई। हाँ साहिब, सारे पकवान मैंने बना दिए हैं। जब तीनों चोरों ने वो खाना देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बकरी को पाने के लिए एक योजना सोची। फिर उन तीनों चोरों ने मिलकर कबूतर के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद कालू कौवे ने कबूतर से कहा, कबूतर दोस्त, हम तुम्हारी बकरी खरीदना चाहते हैं। मगर कबूतर ने कहा कि वो अपनी बकरी को नहीं बेचना चाहता, लेकिन अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 50 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वो बकरी को ले गए। घर पहुंचने पर कालू कौवे ने अपनी पत्नी गोरी कौवे से कहा, कल शाम का भोजन मत बनाना जब तक मैं नहीं कहूँ। अगले दिन उन तीनों चोरों ने बाजार से सामान लिया और उसे बकरी की पीठ पर रख दिया और बकरी से कहा कि वो उनके घर जाकर बता दे कि क्या क्या बनाना है। जैसे ही उन्होंने बकरी को छोड़ा तो वो वहाँ से भाग पड़ी। शाम के समय जब वो तीनों अपने घर गए और अपनी पत्नी को खाना देने के लिए कहा, अरे तुम सब पागल हो क्या? अरे तुम्हें किसने कहा कि बकरी बातें कर सकती है? तुम तीनों के साथ वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते थे। तुम्हें ये सब उसी का नतीजा मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। कालू कौवे की पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि रानू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है। मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं चिड़िया, तो तेली माएं बच्चों पर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा भोजन लेने चले जाते हैं। कालू कौवे का छोटा बेटा अपने घोंसले में अकेला बैठा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। वो आसमान को देखे जा रहा था। रानू चिड़िया और कालू कौवा भोजन ढूंढ रहे थे कि रानू चिड़िया को आसमान पर एक चील दिखाई देती है जो जंगल की तरफ जा रही थी। कालू भैया, वो देखो, वो चील हमारे जंगल की तरफ जा रही है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है चिड़िया। कालू कौवा ऐसा कहते हुए अपने घोंसले की तरफ भागता है। वो जालिम चील कालू कौवे के बेटे को खाने ही वाली थी कि कालू कौवा पीछे से आ जाता है। भागो भागो दुष्ट चील, वरना मैं डंडा मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। डरती हुई वो जालिम चील वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया और हरियाली तोती से कहता है, चिड़िया, उस दिन मेरा बच्चा बहुत मुश्किल से बचा था। अगर मैं समय पर ना जाता तो वो चील मेरे बेटे को खा जाती। कालू भैया, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप दूसरी शादी कर लें। चिड़िया, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम मेरी दूसरी शादी कर ही दो। मेरे जानने वाली एक कवि है, उसका नाम पिंकी है। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, मगर कालू, उसकी एक शर्त है। वो क्या हरियाली तोती? वो तुम्हारे बेटे को अपने घोंसले में नहीं रखेगी। उसके लिए तुम्हें अलग घोंसला बनाना होगा। मैं अपने घोंसले के साथ ही दूसरा घोंसला बना लूंगा। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोते मिलकर कालू कौवे की शादी कर देते हैं। मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल भी रखूंगी और इसे भोजन भी दूंगी, मगर अपने बेटे को समझा दो कि मेरे घोंसले में ना आए। मैं समझा दूंगा इसे। कालू कौवा निश्चिंत होकर भोजन लेने चला जाता है। कालू कौवे की दूसरी पत्नी कालू के बेटे के पास सारा सारा दिन बैठी रहती। मैं यहाँ पूरा पूरा दिन बैठकर बोर हो जाती हूँ। दोनों छोटे कौवे अपने बाबा को ना बताना कि मैं कहीं गई थी। अगर मम्मा मुझे चील खा गई तो फिर पापा को पता चल जाएगा। मैं अभी आ जाऊंगी। फिर कालू की दूसरी पत्नी वहाँ से चली जाती है। वो सारा दिन इधर उधर घूमती। वो कभी बुलबुल के पास जाती और कभी नदी पर, और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाती। पिंकी, तुमने मेरे बेटे का ख्याल अच्छे से रखा था ना? हाँ हाँ पति जी, मैं सारा दिन डंडा पकड़े इसके पास ही बैठी रही हूँ। लो, ये दाना तुम खा लो और ये दाना मैं जग्गू को दे देता हूँ। दूसरे दिन भी पिंकी कवि ऐसा ही करती है। कालू कौवे के जाते ही पिंकी कवि भी वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवे को अच्छे से उड़ना नहीं आता था।
वो उड़ने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है। रानू चिड़िया पास से ही गुजर रही थी। वो जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखकर बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बच्चे के सर में चोट आई है, मैं इसे दवा दे देती हूँ। कौवे कौवे, तेरे बेटे जग्गू के सर में चोट लग गई है। चिड़िया अभी अभी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई है। नहीं, मेरा जग्गू, मेरा जग्गू। कालू कौवा जल्दी से भागता है। वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू भैया, आप चिंता न करें, जग्गू अब ठीक है। मगर आपकी दूसरी पत्नी कहाँ गई थी? बाबा बाबा, सौतेली मम्मा पिंकी आंटी, जब भी आप बाहर जाते हैं तो वो बाहर घूमने चली जाती है। और तो और वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती। वो मुझे बहुत डांटती भी है। उसे तो मैं अब देखता हूँ। जब शाम को कालू कौवा अपने बेटे को लेकर घोंसले में बैठा हुआ था तो पिंकी कौवी भी आवारा घूमकर आ जाती है। क्या हुआ पति जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? और जग्गू, तुम्हारे सर पर क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया है, तुम जाओ यहाँ से। अगर जग्गू का ख्याल मैंने ही रखना है तो मैं तुम्हारे लिए दाना क्यों लाऊं? तुम कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम जालिम हो। फिर पिंकी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कालू कौवे से माफी मांगती है और हमेशा जग्गू का ख्याल रखती है और जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में भी लेटाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। आज मैंने अंडा दिया है और कल हमारे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। जा, जो कुछ करना है कर ले। पास में पड़ी हुई छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी कौवी को मारने लगता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आजकल तो बड़ी काई काई करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो पूछ लेगा तुम्हें। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई कर कर अपने भाई को बुलाने गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने तो दारू के लिए पैसे मांगे और लड़ाई शुरू हो गई। जब वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। भाई, बहुत मारा है उस कौवे ने मुझे। पहले तो पंख से मारता था, आज तो उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तो तुम्हें कब से कहा है कि सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मगर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। मैं कैसे आ जाऊँ भाई? मैं अपना घर और अंडा कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। गोरी का भाई गुस्से में उसे साथ लेकर गोरी के घर जाता है। कालू कौवा तो घर में ना था। भाई, वो आने ही वाला होगा। मेरा पूरा बदला लेना उस कालू कौवे से। बाहर खिड़की से कान लगाई कालू कौवा ये सब सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, तुम उसे जाकर रोको। कालू भैया, अब तो रात हो गई है, आप ऐसा करें कि आज की रात आप मेरे घर में ही सो जाएं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मान लेता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि वो आज मुझसे बहुत पीटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है, वो मेरे भाई से डरकर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे, तो मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है, वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो।
चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई जाने दें आप उसे, बहनों के घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं उसे एक बार माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया, क्या क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है, मगर याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए और मारपीट की तो गोरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता हुआ घर जाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर में चला जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए और दारू पिया, अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकलता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कालू, ये केले के पेड़ मेरे हैं, तुम हर रोज पेड़ से केलों को उतार कर दूसरे जंगल में लेकर जाया करोगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को केले देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कालू कौवा खुद को बदल लेता है। जब कालू का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम यहाँ पर दोबारा न आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं मेहनत करूँगा। अब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। कौवों के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थी और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कालू कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ, 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे, जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे, एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से।
आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कवि कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई हैं। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कवि दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या, डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कवि आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ? मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कवि तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कवि भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कवि को ना पकड़ सके। चील गोरी कवि को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कव्वे का एक बेटा था, वो उनकी इकलौती संतान था। वो दोनों अपने बेटे का बहुत ख्याल करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी, वो अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छी सेवा करती थी। गोरी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है, हमें बहू के रूप में एक बेटी मिली है। हाँ कालू जी, अब तो मेरी यही प्रार्थना है कि हमें पोता पोती की सूरत में कोई खुशी मिल जाए, हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाती हैं। आ गए मेरे बच्चे नदी से पानी पीकर? हाँ जी मम्मा, आ गए। ये लीजिए सासू माँ, ये मीठे मीठे अंगूर खाइए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो बहू। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों शहर वाले जंगल में ले जाओ और मेरी बहू को घुमा फिरा आओ। मगर सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी सासू माँ के साथ कुछ दिन अकेले बिता लूँगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करें। पिंकी बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोता पोती के साथ खेलें। फिर गोरी कवि अपनी बहू और बेटे को शहर वाले जंगल सैर करने के लिए भेज देती है।
फिर कुछ दिनों बाद शहर वाले जंगल में घूम फिर कर वो दोनों वापिस आ जाते हैं। एक दिन पिंकी कवि काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गोरी कवि भी पास में ही थी। क्या हुआ बहू? माँ जी कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। मुझे लगता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अभी वो दोनों ये बात ही कर रहे थे कि कालू कौवा और जग्गू कौवा भी आ जाता है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गोरी, जाओ जल्दी से जाओ। फिर गोरी कवि अपनी बहू को साथ लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर पिंकी कवि का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गोरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, बस इसीलिए चक्कर आ गए थे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गोरी कवि को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? जब बुलबुल डॉक्टर गोरी कवि का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ जी, आप परेशान ना हो सकता है ऊपर वाले ने मेरी ऐसे ही गोद भर ली हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। हाँ गोरी, तुम्हारी बहू ठीक कह रही है। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गोरी कवि और उसकी बहू घर चली जाती हैं। आ गई गोरी, क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गोरी कवि खामोश थी। माँ बताए ना, आप क्यों खामोश हैं? सासू माँ इसलिए खामोश है कि माँ मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद बनने वाली हैं। जग्गू कौवा ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से भाग जाता है। गोरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर पिंकी कवि अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आता है और गोरी कवि सबको यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो सब हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं।